जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केजी क्लासेस में। आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते होंगे। दोस्त देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आज मैथ का यानी कि मिक्स का क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो कि इससे पहले हम लोग 7 वीडियो पढ़ चुके हैं। आज का हमारा 8वां वीडियो है। और देखिए, आप सभी का इंतज़ार है कि आप सभी लोग जो है कमेंट कब कीजिएगा, कि ताकि कमेंट्स के माध्यम से हमें ये प्रेरणा मिले कि नहीं, हमें बेसिक से कंसेप्ट लेकर आना है, आप सभी को देना है। तो ये तभी हो सकता है मेरे दोस्तों, जब आप लोग कमेंट्स में ये दीजिएगा कि नहीं सर ये चीज़ को क्लास लीजिए, ये बेसिक से लीजिए या यही के क्लास चलते रहने दीजिए, या दोनों क्लास को लीजिए। ये तभी हो सकता है दोस्तों जब आप सभी लोग चाहिएगा। देखिए, आज का हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे मिक्स क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दिया हुआ क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए कमेंट्स के माध्यम से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को मैंने पढ़ा चुका हूँ और मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी के कमेंट्स के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर मिलने का। देखते हैं। जब पुस्तक की कीमत 25% से कम की जाती है, एक पुस्तक है या कोई पुस्तक है, उसे 25% की कीमत, उसमें 25% की कीमत की कमी की जाती है, 25% की कीमत कमी की जाती है। इसकी बिक्री 85% से बढ़ा दी जाती है, प्लस 85% हो जाएगा। राज्य पर शुद्ध प्रभाव क्या था, ये बात क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस -25 गुणे 85 बटे में 100। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों ऐसा क्वेश्चन को। 85 में से 25 घटेगा, 5 में से 5 0 हो जाएगा, 8 में से 2 घटेगा तो हमारे पास क्या आएगा 6 हो जाएगा, प्लस में 60 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस ये कटेगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 से 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूना के 8 होगा, एक बार में जाएगा 2 5 आएगा, इतना आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये माइनस है प्लस है, माइनस प्लस में जब मल्टीपल होता है दोस्तों तो उस समय क्या होता है, माइनस ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 21.25 बटे में 1, 60 माइनस 21.25 घटाएंगे, 7 5 आएगा, दशमलव ये इसको दिया, किधर से आगे इसको देगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 बचेगा, 9 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 9 में से 1 घटेगा तो 8 बचेगा। ये हो जाएगा 5, 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा, 38.75 आएगा। और ये क्या आएगा दोस्तों, इन दोनों में से कौन बड़ा है, 60 बड़ा है या 61.25 बड़ा है। तो हमारे दोस्तों इसमें से इन दोनों में से बड़ा कौन है, 60 बड़ा है। तो 60 बड़ा है तो जिसके आगे जो संख्या बड़ा रहेगा उसके आगे का जो चिन्ह रहेगा दोस्तों उसका मान वही होता है। तो यहाँ पर ये वाला बड़ा है, इसके आगे क्या लगा है, प्लस लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। और प्लस चीज़, प्लस हमें ये बताता है दोस्तों कि ये क्या है, वृद्धि है, वृद्धि है। तो कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 38.75 की वृद्धि हो जाएगा। अब ऑप्शन को देखते हैं, 38.75 का वृद्धि हुआ। किधर से आ गए जी तुम, हम्म, 38.75 का क्या हो जाएगा, ओहो अच्छा, 38.75 का क्या होगा दोस्तों, वृद्धि हो जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन बनेगा, जो कि आप लोग इसे पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसे आप लोगों को रोक कर, इस वीडियो को रोक कर जो है आप लोग इसे बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, कि ताकि अगला बार ये क्वेश्चन आए तो इसके ही माध्यम से अगला क्वेश्चन बन सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है दोस्तों, लगातार दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। लगातार दो संख्या रहेगा, वो भी लगातार दो संख्या क्या चीज़ करेगा, अभाज्य संख्या। तो लगातार अभाज्य संख्या क्या होगा, 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट। क्या बोला है, लगातार दो अभाज्य संख्याओं का क्या ज्ञात करना है दोस्तों, एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करना है। तब एचसीएफ देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, आप लोग बताइएगा कि अंतर क्या होगा, तो 1 होगा। इसके बीच का अंतर क्या होगा, 2 होगा। 2 3 को नहीं काटेगा, 5 को भी नहीं काटेगा। और हम लोग पढ़े हैं, या तो इसका डिफरेंस ही बन जाएगा, यानी 3 5 का जो अंतर रहेगा, या तो उसका एचसीएफ यही बन जाएगा, नहीं तो क्या बनेगा, इसका फैक्टर बनेगा। इसका फैक्टर क्या होगा, 1 2, यानी कि 2 तो काटेगा नहीं, तो इसका कौन काटेगा, 1 काटेगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बीच का भी अंतराल क्या है, 2 है, तो प्रोसेस यही वाला होगा। इसके बीच का अंतराल क्या है, 4 है। इसके बीच का अंतराल क्या है दोस्तों, 4 है। अब 4 है तो 4 इन दोनों को तो काटेगा नहीं, तो ये होगा नहीं। तो फिर क्या करेंगे, 2 दूना के 4 होगा, फिर ये दोनों को नहीं काटेगा 2 2। जब इस परिस्थिति में उसका फैक्टर नहीं काट पाएगा तो क्या होगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो इसका भी एचसीएफ कहा जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। तो इसी तरह क्रमागत जो भी रहेगा, वो चाहे 2 3 को अंतराल पर हो या जो भी हो, इसमें जो भी अभाज्य संख्या होगा, कितना हो अंतराल क्यों न हो, कहीं ना कहीं उसको हल करेंगे, 2 लगातार रहेगा तो उसका एचसीएफ सदैव क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या है। परमेय संख्या का जो परिभाषा होता है दोस्तों, p/q के रूप में होता है। q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या दिया है, तीन बटा में रूट में 810 है। 810 से पहले 810 को तोड़ते हैं, 81 गुणे 10 हो जाएगा, 81 9 गुणे 9 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5 हो जाएगा। अब ये देखना है, इसका तो हो जाएगा, इसका हो गया, ये वाला 81 का 9 9 हो जाएगा, ये तो समझिए कि हो गया। लेकिन ये 10 जो गुणा है, गुणा के रूप में जो 10 है, 10 को जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 5 आएगा। और जो कि वर्गमूल में कोई भी संख्या रहेगा, वो परमेय संख्या तब हो सकता है जब उस संख्या का क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। कोई भी संख्या का अगर वर्ग रहेगा, वर्गमूल में किसी भी संख्या का वर्ग रहेगा, तो हमेशा परमेय संख्या बनता है। एग्जाम्पल देखते हैं, 4 इसको करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा तो 2 निकल जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, परमेय संख्या हो जाएगा। किधर गए जी, किधर गए, ये परमेय संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इसका कहीं ना कहीं फैक्टर अगर इस रूप में होता, जिस तरह यहाँ पर निकल गया इस रूप में होता दोस्तों, तो हो गया होता। लेकिन नहीं, क्या है इसका, 3 बटे में रूट 810 है। इसको लिख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या है। परमेय संख्या 3 बटे में 810 है। इसको लिखना चाहें दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 9 गुणे 2 गुणे 5 वर्गमूल में है। वर्गमूल में जब अगर कोई भी संख्या का वर्ग का रहेगा, किसी भी वर्गमूल में कोई भी संख्या रहेगा, उसका वर्ग रहेगा दोस्तों, तो वो क्या बनेगा, परमेय संख्या बनेगा। एग्जाम्पल है इस तरह, 4 हो गया,
4 को अगर इस तरह लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से कट जाएगा। अगर ऐसे ही प्रोसेस इसमें होता तो संभव है, ये तो 2 है लेकिन ये नहीं है और ये भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये इसको क्या है, बाहर निकाल नहीं सकते। क्या कर सकते हैं, इसको इस स्वरूप में लिख सकते हैं 9 रूट में 2 5 10, जो कि ये क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन रूट 3, 27 को लिखना चाहे तो 3 बार कर लेंगे, रूट 3 हो जाएगा। इसमें से एक निकल जाएगा दोस्तों, एक निकलेगा तो क्या बचेगा, 3 निकल गया तो रूट 3, ये 3 से कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/3 बचेगा। ये वाला जो कि 1/3 ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा तब, अपरिमेय संख्या। ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो होगा दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन सुख दुख निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न शांत दशमलव है। शांत दशमलव के लिए हर का मान जो है दोस्तों 2 पर घाते n रहेगा, 5 पर घाते n रहेगा, या तो 2 पर घाते n 5 पर n, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। हर का मान यहाँ पर अगर दे दिया अंश बटे में हर दे दिया तो ये वाला मान, ये वाला जो दिया है दोस्तों, हर का मान जो दिया है हमेशा क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। अगर इसमें से इन तीनों में से अगर कोई दूसरा मान दे दिया तो क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव होगा। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तब इस पर आते हैं। 1/10 दिया, 1/2 गुणे 5 हो गया, इस पर घात 1 हो जाएगा, इस पर भी घात हो जाएगा 1। कहीं ना कहीं किसको दर्शा रहे, इसको दर्शा रहे, जो कि ये क्या है, शांत दशमलव है। अगर यही दे दिया 3/16 दे दिया, लिख सकते हैं दोस्तों इसको 2 पर घाते 4, जो कि क्या है 2 पर घाते n को दर्शा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें से कोई आ जाएगा, कोई भी वैसा भिन्न होना चाहिए दोस्तों जिसके हर का मान 2 पर n 5 पर n या 2 पर n गुणे 5 पर n हो। इन तीनों के अलावा कुछ भी आ जाएगा मान दोस्तों तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 3/24 है, इसको लिखना चाहे तो कटेगा 3/24, 60 बार में कटेगा 1/8, 1/8 आएगा तो 2 पर घाते का होगा 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं किसको सूचित कर रहा है दोस्तों, 2 पर घाते n। ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव होगा। अब इसको देख लेते हैं 5/26, 5/26 को लिख सकते हैं 2 गुणे 13, 2 गुणे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 13 लिख सकते हैं। तो बात ये है 2 तो है इसमें, 2 तो है, लेकिन ये 13 जो है ना इन तीनों के मान से क्या है, अलग है, इसलिए क्या होगा, ये भी अशांत हो जाएगा, अशांत हो गया। 15/29 इसमें से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी क्या होगा, अशांत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। इसको लिखना चाहे तो 5 में क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2 दूना के 4, 4 ते 12। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 का घात तो है, यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें 3 है, इसमें कहीं ना कहीं 3 है ही नहीं, तो इसलिए ये भी क्या होगा, अशांत दशमलव होगा, जो कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, गलत है। इसलिए क्या होगा, ये तीनों बी सी डी ये तीनों ऑप्शन जो है अपने आप में गलत है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है। एक वर्ग है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है दोस्तों, समान होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो पूछ रहा है ये वाला, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर कितने बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो एक होता है पाइथागोरस का, ए बी सी डी, पाइथागोरस का जो नियम बताता है उसमें क्या होता है दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक तरह से कर्ण हो जाएगा। देखिए एग्जाम में ये सभी इतना क्रियाकलाप मत कीजिएगा दोस्तों, डायरेक्ट यानी कि चीज़ों को रिवीजन रहेगा तो क्या है हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, कर्ण हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या होगा, लंब।
हमें ज्ञात क्या करना है, ये वाला मान ज्ञात करना है। कर्ण बराबर आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, कर्ण बराबर होता है क्या चीज़, रूट में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए लंब का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये वाला आधार का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर होगा। अभी हमने इस प्रश्न से पहले ही पढ़ा कि अगर वर्गमूल में कोई भी अगर स्क्वायर रहेगा और गुणा के रूप में स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा a। वर्ग का विकर्ण क्या होगा, रूट में 2a हो जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे दोस्तों कि आप लोग जो है एग्जाम में बैठिएगा तो ये सभी प्रोसेस को कीजिएगा तब एग्जाम में क्वेश्चन को हल कीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस इतना करना है कि हमें ये प्रैक्टिस के माध्यम से इस सूत्र को जो है, इस कंसेप्ट को जो है याद कर लेना है कि ताकि एग्जाम में जब भी बैठे तो डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन को हल कर ले। ये सभी याद नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 पर घात है 468 घात है 905 गुणे 120 पर घात है 0 गुणे 976 पर घात 3। इसको देखते हैं, इस पर घात क्या है 905 है, और जब भी ऐसा प्रोसेस रहेगा, कोई भी संख्या रहेगा ऐसा, तो उसमें क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे। तो 4 से भागा देने के लिए नियम क्या है, अंतिम के 2 अंक में डिवाइड करना। 0,5 में 4 से भागा देंगे तो शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। शेष क्या बचेगा दोस्त, 1 बचेगा। जब 1 शेष बचेगा तो 8 पर घाते 1 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। इकाई का मान क्या आएगा, 8 आएगा। मुझे नहीं पता है, मुझे क्या, किसी को पता नहीं है, अब पता भी नहीं करना है दोस्तों। बस इतना दिमाग में बैठाना है कि ऐसा संख्या रहेगा और उसमें 8 रहेगा, जैसे 2 3 4 7 8 9 ये संख्या रहेगा, मतलब ये अंक रहेगा। किसी भी संख्या के अंत में इन 6 में से कोई भी अगर अंक आ जाता है, इसमें से कोई भी एक अंक आ जाएगा दोस्तों, तो उसका घात जो भी रहेगा 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद पश्चात जो शेष बचेगा दोस्तों, उस शेष को इकाई अंक लेकर, सिर्फ एक अंक जो लास्ट में रहेगा उसको ही लेकर, जैसे यहाँ पर क्या है 8 लास्ट में है तो 8 पर लेकर 8 पर घाते कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि शेष क्या है 905 में 4 से डिवाइड किया तो शेष क्या आया है, 1 आया है। तो शेष जो आएगा अंत में जो अंक रहेगा उसी का घात बनेगा। तो घात क्या बना है, 1 बना है। 8 को यानी कि 1 घात दिए तो इसका मान क्या आया, 8 आया। तो यहाँ से इसको हल करने के पश्चात, इस सभी को हल करने के पश्चात इसका घात जो दिया है ना, इसका जो घात दिया है, इसको हल करने के पश्चात मुझे नहीं पता है कि ये संख्या का मान आएगा क्या, लेकिन इकाई का अंक क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ से 8 हो गया। किसी भी संख्या का अगर घात 0 रहेगा दोस्तों, उसका मान सदैव 1 होता है। तो 8 गुणे 1 हो जाएगा। और इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों बता चुके हैं कि कभी भी 0 1 5 6 अगर कोई भी संख्या रहेगा उसके इकाई के स्थान पर ये 4 गुरु आ जाएंगे। ये 4 अंक अगर आ जाएंगे इकाई के स्थान पर, उसका घात कुछ भी रहेगा दोस्तों, उसका सदैव मान इकाई का क्या होगा, यही होगा जो दिया है। 0 वाला अगर अंत में रहेगा तो 0 होगा, 1 रहेगा तो 1 होगा, 5 रहेगा तो 5, 6 रहेगा तो 6 होगा। तो इसका घात 3 है, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अगर 6 है इकाई के स्थान पर तो 6 का घात, ऐसा संख्या कोई भी रहेगा उसके स्थान पर 6 इकाई के स्थान पर रहेगा और उसका घात कुछ भी रहेगा दोस्तों, तो उसका सदैव मान क्या होगा, इकाई का 6 होगा। 8 में 6 का गुणा होगा और 6 के 48 होगा। इसका इकाई अंक क्या आया दोस्तों, 8 आया। तो इसमें है ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8। आशा है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आशा नहीं पूरी विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई भी कंसेप्ट मुझे समझाने में अगर दोस्तों थोड़ा सा भी परेशानी लगेगा कि नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग उससे कमेंट के माध्यम से दर्शाए कि नहीं
ये आपके कंसेप्ट में थोड़ा सा परेशानी है, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा इस तरह कीजिए सर, या इससे भी आसान तरीका से बताइए जिससे हमारा क्या एग्ज़ाम हलवा बन जाए। तो आप लोग के कमेंट का इंतज़ार करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने इस प्रकार, इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको भी देखते हैं। 80 फैक्टोरियल है के अंत में शून्य की संख्या है। मैंने इससे पहले बता चुका हूं दोस्तों कि कोई भी फैक्टोरियल की बात आएगा, कोई भी संख्या रहेगा उसके सामने यानी फैक्टोरियल लगा रहेगा, इससे शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। तो मैंने बताया था कंसेप्ट के माध्यम से कि इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 16 × 25 80 होगा। 16 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 के 15 होगा, शेष 1 बचेगा दोस्तों। तो शेष मैंने बताया था कि शेष से कोई मतलब ही नहीं है, बस मुझे भागफल से मतलब है। मैंने 5 से 80 में भागा दिया, 16 बार में गया। 16 में 5 से भागा 3 बार में गया, 1 शेष बच्चा, शेष से कोई मतलब नहीं है। अब फिर 3 में 5 से भागा देंगे तो जाएगा ही नहीं दोस्तों, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 16 3 19। मुझे नहीं पता है कि कौन सी संख्या प्राप्त होगा दोस्तों, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है दोस्तों कि 80 फैक्टोरियल का मान जो ज्ञात करेंगे या प्राप्त होगा, उसके अंत में जो शून्यकों की संख्या अगर होगा वो 19 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 क्वेश्चन है। 200 का कितना गुणनखंड है? 200 का कितना गुणनखंड है? एक अभाज्य गुणनखंड होता है, उसको देख लेते हैं। अगर पूछेगा कि 20 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 2 × 2 2 दूना के 4 4 3 12 कितने हो जाएगा दोस्तों? दो 200 का कितना गुणनखंड है? तो 200 को तोड़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 200 है हमारे पास, इसको तोड़ेंगे, छोटे छोटे आसानी से तोड़ते हैं, लिख सकते हैं। अब 25 में 8 का गुणा होगा तो क्या आएगा, 200 आएगा। तो 2 का घाते 3 होगा, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं, ये घाते कितना है, 3 है, इस पर घात कितना है, 2 है। इसका नियम होता है, थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं। 40 के गुणनखंडों की बात करेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 2 पर 3 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा। ये घात है तो 3 में 1 जोड़ लेंगे दोस्तों, और यहाँ पर फिर गुणा कर लेंगे। 5 पर घाते 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 में 2 का गुणा करेंगे 8 आएगा। कितना आएगा गुणनखंडों की संख्या, 8 आएगा। तो यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और इस पर घात क्या है, 2 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 4 3 12 आएगा। 200 का गुणनखंडों की संख्या आएगा मेरे दोस्तों 12 आएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों बी होगा, जो कि 12 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा? आप लोग पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में दोस्तों, थोड़ा सा आते हैं। इधर के मान आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, इधर में आएगा 90 डिग्री प्लस थीटा होगा। इधर क्या आएगा, इधर से इधर आएगा तो क्या होगा दोस्तों, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। इधर आएगा तो क्या होगा, 180 डिग्री प्लस थीटा होगा दोस्तों। फिर इसके बाद अगर इधर जाएगा तो 270 डिग्री प्लस थीटा होगा। अगर यही इधर आएगा तो क्या होगा दोस्तों, 270 डिग्री माइनस थीटा होगा। अगर ये वाला इधर आएगा दोस्तों तो क्या होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक है, और इसमें ये वाला जो है ना, ये वाला जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं दोस्तों, और ये क्षैतिज है। जब भी कभी भी मान बदलेगा दोस्तों, साइन का कॉस, कॉस का साइन जब भी बदलेगा, सिर्फ ऊर्ध्वाधर का, क्षैतिज का नहीं है।
क्योंकि छत कभी गिरता नहीं है, जब भी उस पर कोई चीज़ खड़ा होता है तभी गिरता है। तो यहाँ पर क्या है, जब भी परिवर्तन होगा सिर्फ ये वाला, इसका मान इधर आएगा तब भी, इधर जाएगा तब भी, इसके मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। हाँ, चिन्ह का परिवर्तन जो होगा उसके यानी कि पाद, यानी कि जो फर्स्ट पाद है, सेकेंड पाद है, थर्ड पाद है और ये फोर्थ है, इस पाद के हिसाब से क्या है, लगाया जाता है। तो यहाँ पर सभी जो भी मान होगा दोस्तों धनात्मक होगा, प्लस। और इसमें जो है साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान क्या होता है दोस्तों, प्लस में होता है। बाकी सभी का मान क्या होगा, ऋणात्मक होता है। और इसमें जो होता है टेन थीटा, कोट थीटा, ये दोनों मान क्या होता है, प्लस में होता है। और बाकी सब क्या होगा, ऋणात्मक। इसमें होगा कॉस थीटा और यानी कि सेक थीटा, ये दोनों मान क्या होगा, प्लस में होगा। बाकी सब क्या होगा दोस्तों, ऋणात्मक होगा। तो हमारा क्या दिया है, साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा। सोचिए 90 डिग्री, 90 डिग्री में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसका मान क्या होगा। हमने बताया कि इस वाला से इस यानी कि ऊर्ध्वाधर पर जो भी मान है इधर आएगा, इधर आएगा तो प्लस होगा, और इसमें जुटेगा तो इसका यानी कि जो है ना, ये साइन थीटा है तो क्या बनेगा, कॉस थीटा बन जाएगा। तो कॉस थीटा बनेगा तो साइन थीटा का मान इसमें क्या है, धनात्मक है, तो इसमें यानी कि साइन थीटा का मान क्या बनेगा, कॉस थीटा होगा। और थीटा का मान यहाँ पर क्या है दोस्तों, 30 है, 30 डिग्री हो जाएगा। और इसका मान क्या होगा, प्लस होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान क्या होगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का दोस्तों क्या है, मान पता होना चाहिए। मैंने इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों, कॉन्सेप्ट के साथ कि यानी कि कैसे यानी कि निकाला जा सकता है। जो ये दिया है ना 30 डिग्री 60 डिग्री का मान जो है कैसे निकाला जा सकता है, मैंने पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा दोस्तों, √3 बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, √3 बटा में 2। देखिए दोस्तों, यदि आप सभी को बहुत अच्छी से जानकारी लेना है दोस्तों, तो आप लोगों को क्या है, कमेंट देना पड़ेगा। किस कमेंट के माध्यम से ये बताना होगा कि सर नहीं, आप जो है कॉन्सेप्ट को जो बता रहे हैं सर, उसको बेसिक से बताइए, और बेसिक से एडवांस की तरफ जाइए। इसके माध्यम से हम लोग को क्या है, सीखने में आराम रहेगा। तो हम ये तभी कर सकते हैं दोस्तों जब आप लोग का कमेंट्स आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक बेलन का त्रिज्या r है, एक बेलन है दोस्तों। देखते हैं इसको फिगर के माध्यम से, किधर गया फिगर, आ जाओ। ये बेलन साहब हो गए, ये वाला हमारा बेलन साहब आ गए। और ये बेलन साहब का देखिए, ये किधर गया, किधर, इधर तो हमको पेल लेना पड़ेगा ना। ये यहाँ पर क्या है, केंद्र हो गया, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा r, त्रिज्या हो गया दोस्तों। और ये हमारा आकृति जो है ना, ये क्या है, वृत्त है, वृत्त है। ये आकृति क्या है, वृत्त है। और यहाँ से ये वाला मान क्या है, त्रिज्या है। और वृत्त क्या है, यहाँ पर बेलन का आधार है। बेलन का आधार जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, एक वृत्त होता है। और वृत्त से हम लोग 2-3 चीज़ समझ लेते हैं। बेलन के वृत्त से हम लोग 2-3 चीज़ समझ ले, ये इससे समझते हैं। परिधि क्या होता है इसका, वृत्त का परिधि होता है 2πr, एक फार्मूला हो गया दोस्तों। दूसरा होगा क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr² होता है। और वृत्त का व्यास जो होता है क्या होता है दोस्तों, 2r होता है, त्रिज्या के 2 गुना होता है। यहाँ से हम लोग क्या समझे, बेलन का आधार का आकृति जो है क्या होता है दोस्तों, वृत्त होता है। दूसरा बात हमने क्या समझा, परिधि, परिधि क्या होता है, वृत्त का 2πr, वृत्त का यानी कि जो क्षेत्रफल है क्या होता है, πr² होता है। 3 बातों को समझा। अब इसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन में, बेलन का आयतन क्या होगा। तो इसमें ऊंचाई क्या है, ये वाला ऊंचाई हो जाएगा, ये वाला भी, ये जितना मान है दोस्तों, ये वाला जो वृत्त है और ये वाला जो वृत्त है दोस्तों, ये एक दूसरे के समान है। इसमें जो भी त्रिज्या r यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर भी r रहेगा। और इसके बीच की ये जो है दूरी, दोनों यानी कि दोनों आधार जो है ना, एक बेलन है दोस्तों, और उसके दोनों आधार, एक ऊपर वाला आधार, एक नीचे वाला आधार, और उस आधार के जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक इसका ये है और यहाँ पर इसका केंद्रक ये है, इन दोनों की मिलाने वाली जो रेखाखंड है ना, इसी को हम ऊंचाई कहते हैं। और यही पॉइंट यहाँ से भी है,
ये वाला जो है ना दोस्तों, ये वाला भी मान क्या है, ये वाला मिलाते हैं तो ये वाला दूरी और ये वाला दूरी दोस्तों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। इसमें से कोई भी मान अगर चित्र में दे दिया रहेगा दोस्तों तो इसका मान क्या है, ऊंचाई का हो जाएगा। और ये ऊंचाई का मान हम कहीं से ले सकते हैं तीनों में से, ठीक है। तो यहाँ पर ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, क्या पूछा है दोस्तों, आयतन। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का यानी कि जो आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब हमारा ऑप्शन में क्या दिया है, पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमारा आज का क्वेश्चन जो है सभी समाप्त होता है दोस्तों। आप लोगों से अनुरोध करेंगे फिर से कि यदि आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अच्छा लगेगा वीडियो तो उसको क्या है दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।